एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब तरंग फलन के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना, जो कि बीएससी पार्ट 3 में फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि किसी आणविक कक्षक की परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलनों द्वारा हम उसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी आणविक कक्षक है, उसकी ऊर्जा की जो गणना है हम इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। E = इंटीग्रेशन साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल T टॉय Y इंटीग्रेशन ऑफ साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल T टॉय। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से, अब समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा साई MO = C1 साई A प्लस C2 साई B। ये वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यूज है, इनको हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। मतलब साई MO की जो वैल्यू है इनको समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमें जो प्राप्त होता है E = यहाँ देखो साई MO की वैल्यू है C1A प्लस C2V। इसी प्रकार अगले साई MO की वैल्यू ये है, इसी प्रकार से ये है। तो ये वैल्यूज को समीकरण 3 पर रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है। इसको पूरी तरह हल करते हैं। C1² हमने बाहर ले लिया, ये साई1A प्लस साई A हो गया। ये C1 C2 को बाहर ले लिया, ये C1 C2 को बाहर है, ये C² और ये इस तरह से हमारी समीकरण नंबर 4 हमें प्राप्त होती है। अब समीकरण 4 को हल करने के लिए हम इसमें कुछ मान रखते हैं, जैसे कि HAV हम लिख सकते हैं साई A H साई V। डिटॉय की जगह हम क्या लिख सकते हैं? HAV। साई V H साई A डिटॉय की जगह हम क्या लिख सकते हैं? HAV। इसी प्रकार से HAA हम लिख सकते हैं साई A H साई A डिटॉय की जगह। इसी प्रकार HBB ये लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को हम समीकरण 4 में रखते हैं, जहाँ पर HAA व HBB हमारे कहलाते कूलाम इंटीग्रेशन और HAB कहलाता हमारा रेजोनेंस इंटीग्रेशन, और HAB होता है हमारा ओवरलैपिंग इंटीग्रेशन, जो कि दो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा को दर्शाता है। और बंध की मजबूती इसी से हम डिफाइन करते हैं। तो साई A डिटॉय, इसको हम AA से लिखते हैं, और साई² डिटॉय, जिसकी वैल्यू यदि हम A = V है तो साई AA साई BV = 1 होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम समीकरण 4 में रखते हैं, तो हमें इस तरह से इसका हल हमें प्राप्त होता है। E = C1² HAA। अब HAA क्या है? हमने देखा HAA हमारा है साई A H साई A डिटॉय। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ रखेंगे तो हमें ये समीकरण इस तरह से प्राप्त होती है। HAA C1 C2 HAV C1 C2 HAV प्लस C2² HBV C1² SAA प्लस 2C1 C2 SAV प्लस C2² SBV। अब इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करें, हम इसको और हल करें तो हमें इसको ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म प्राप्त होती है। C1² तो एज इट इज होगा
C1 और C2 जुड़ के 2 हो जाएंगे तो 2C1 C2 HAB प्लस C2 स्क्वायर HAB। इसी प्रकार नीचे हम देखते हैं कि SAA की वैल्यू 1 के बराबर होती है और SBB की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए ये हमें C1 स्क्वायर 2C1 C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर हमें ये समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है। परिवर्तन सिद्धांत विधि के अनुसार C1 व C2 के सही मान वे होंगे जो ऊर्जा E के निम्नतम मान देते हैं। मतलब C1 C2 के मान कौन से सही होंगे? जो ऊर्जा के निम्नतम, अर्थात ऊर्जा E के मान में C1 C2 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। मतलब एनर्जी में परिवर्तन C1 के साथ लगभग 0 होता है। इसी प्रकार C2 में भी जो E की एनर्जी C2 के साथ में परिवर्तन भी 0 के बराबर होता है। अतः ये समीकरण 5 से हम यदि इसको देखते हैं तो हमें इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। DE C1 मतलब एनर्जी में परिवर्तन, ये हमें समीकरण इस तरह से सेकेंड C2 में इक्वल टू 0। लेकिन हम ये मानते हैं कि समीकरण में हर का मान 0 नहीं हो सकता। जो वैल्यूज है यहाँ पर इनका मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो 0 क्या होगा? ये वैल्यू यदि 0 नहीं है तो कौन सी वैल्यू 0 होगी? ये वैल्यू 0 होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो इस वैल्यू के बराबर 0 होगा, ये नहीं होगा। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर दूसरी से 2C2 C1 ये 0। इन समीकरण 8 व 9 को देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 9, इन समीकरण को हम कहते हैं सैकूजर समीकरण, जिन्हें मैट्रिक्स रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो कभी कभी आ जाता है कि सैकूजर समीकरण लिखिए, तो ये सैकूजर समीकरण हमारे होते हैं 2C1 HAA माइनस ESAA प्लस 2C2 HAB माइनस ESAB इक्वल टू 0 होता है। अब इन समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? इस मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे? HAA माइनस E HAB ESAB और C1 ये इक्वल टू 0। तो ये समीकरण 10 होती है। इन समीकरणों को हल करने के लिए मानते हुए कि मिश्रण गुणांक C1 व C2 क्या है? 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए C1 व C2 के गुणांक का सारणिक 0 के बराबर होगा। ये C1 C2 क्या है? 0 नहीं हो सकता, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन अणु आयन के लिए भी 2 परमाणु कक्षक होते हैं जो कि मिश्रित होते हुए भी कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, इसलिए HAA इक्वल टू HV होता है। ये ठीक है। इसको जब हम हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ES इक्वल टू E प्लस HAA प्लस HAB प्लस Y1 प्लस SAB। ये इस तरह से ES यहाँ क्या कहलाती है? इसकी सममित ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसी प्रकार से असममित ऊर्जा स्तर होगा, वो हमें प्राप्त होगा EA या E माइनस HAA माइनस HAB Y1 माइनस SAB। यहाँ EA क्या होगा? इसका असममित ऊर्जा स्तर। हमने उस समीकरण को इस तरह से हल किया है। देखिए HAA माइनस E इक्वल टू प्लस माइनस HAB ESAB, इसको और हमने रीअरेंज किया माइनस HAV, ठीक है, माइनस ESAB, इस माइनस को अंदर ले गए, ये प्लस का हो गया। HAB इसको इधर ले आए, HAB E प्लस 1 ESB। अब E को हम इधर ले आए और हमें प्राप्त होता है HAA HAB प्लस E प्लस ESAB, जो कि हमारी सममित ऊर्जा स्तर होती है। अब यदि हम इसको यहाँ प्लस चिन्ह लेके चलते हैं
तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई थी हमारे ऊर्जा स्तरों की गणना। आणविक कक्षकों में तरंग फलनों की सहायता से ऊर्जा की गणना, जो कि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक सम्मित ऊर्जा स्तर होता है, दूसरा असम्मित ऊर्जा स्तर होता है। अब है आणविक कक्षकों के तरंग फलन की गणना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आणविक कक्षकों की तरंग फलन की गणना। आणविक कक्षकों की तरंग फलन की गणना हम कैसे करेंगे? चलिए, हम जानते हैं कि 2C1 HAA माइनस E प्लस 2C2, ये हमने वो सेकुलर जो समीकरण थी हम उनको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर समीकरण एक में E प्लस रखने पर C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB E प्लस SAB होता है। और हम ये जानते हैं कि चूंकि E प्लस की जो वैल्यू है वो ये होती है E प्लस HAA प्लस HAB बाई 1 प्लस SAB। तो इस तरह से हमें ये जो समीकरण है, ये वैल्यूज यहाँ रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है HAA E प्लस 1 प्लस SAB माइनस HAB। तो HAA का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं। और हमारा समीकरण नंबर 2 क्या था? समीकरण नंबर हमारा 2 था ये, जहाँ पर HAA की वैल्यू यदि हम वहाँ से उठा के रखते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होगा। इस तरह से देख लीजिए, तो आप लोगों के सामने है C1 E प्लस 1 प्लस SAB माइनस HAB माइनस E प्लस C2 HAB E प्लस SAB इक्वल टू 0। इसको हल करने पर हमें समीकरण नंबर ये 5 प्राप्त होती है। ये C1 हमें प्राप्त होता है। अब इस समीकरण नंबर 3 में यदि हम E प्लस SAB माइनस HAB का यदि भाग देते हैं, देख लीजिए, यदि हम इस समीकरण में इस वैल्यू का भाग देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यानी कि C1 इक्वल टू C2। इसी प्रकार असम्मित ऊर्जा स्तर के लिए सेम प्रोसेस होगी। वही यहाँ पर E माइनस की वैल्यू, पहले हम E माइनस की वैल्यू यहाँ से रखते हैं समीकरण नंबर 5 में, ये हमें इस तरह से प्राप्त होता है, ये इस तरह से होता है, और हमें वही HAA की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और इस HAA की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं और HAA की वैल्यू को यहाँ रखते, तो हमें इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। ये इसको और हल करते हैं और इसके पश्चात वापस से इसमें वही HAB E माइनस SAB का भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, यानी कि C1 इक्वल टू माइनस C2। अतः E प्लस व E माइनस से संबंधित आणविक तरंग फलन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इस तरह से psi1 psi प्लस इक्वल टू C1 psi A प्लस C1 psi B इक्वल टू C1 C psi A psi B। ये इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साई माइनस के लिए। तो ये हमें तरंग फलन हमें प्राप्त हो जाती है। अब मिश्रण गुणांक C1 का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाते हैं, जिसका मतलब है साई स्क्वायर एमओ डीटो इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखने पर हमें इस तरह से वैल्यू हमें प्राप्त होती है। और C1 स्क्वायर 2C1 C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। जब C1 और C2 यदि बराबर हो गए, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि C1 और C2 क्या है, बराबर होते हैं, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी ये होगी C1, या C2 की जगह वापस C1 रख दिया, ये C2 की जगह C1 रख दिया,
तो ये हमें इस तरह से प्राप्त होता है C1 स्क्वायर 2ACB इक्वल टू 1 या C1 स्क्वायर, और ये हमें मिश्रण गुणांक C1 इक्वल टू 1 y अंडर स्क्वायर 2 प्लस 2ACB। इसी प्रकार यदि C1 इक्वल टू क्या हो माइनस C2 हो, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यहाँ पर केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा, C2 इक्वल टू 1 y अंडर स्क्वायर 2 माइनस 2ACB। अब समीकरण 8 में 9 में समीकरण C1 का मान रखने पर, अब समीकरण 8 और 9 क्या है हमारी, समीकरण 8 और 9 है हमारी ये, ठीक है, समीकरण 8 और 9 ये है, ये है। यदि हम यहाँ C1 का वैल्यू रखें, इसमें C1 की वैल्यू रखें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं साई एस मतलब साई सम्मित, साई प्लस साई ए प्लस साई बी प्लस ये तरंग फलन हमें प्राप्त होती है सम्मित तरंग फलन, और ये असम्मित तरंग फलन, जो कि समीकरण 13 और 14 से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, केवल सम्मित के लिए दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों तरंग फलन जुड़ जाएगी, लेकिन असम्मित के लिए दोनों तरंग फलन का एक दूसरे को नष्ट कर देती है। तो ये तो हो गई थी हमारी तरंग फलनों की गणना। अब आता है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, वीवीटी और एमओटी की तुलना। तो एमओटी और वीवीटी की तुलना यदि हम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तथा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो कहते हैं कि दोनों ही सिद्धांत से संयोजक बंध बनने की व्याख्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों ही सिद्धांत क्या बात करते हैं, सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड बनने की व्याख्या करते हैं। अर्थात वीवीटी व एमओटी दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध के बनने में परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन को मानते हैं। मतलब दोनों सिद्धांत क्या कहते हैं कि बंध सहसंयोजक बनेगा और साथ ही परमाणुीय कक्षकों में आपस में अतिव्यापन होगा ही होगा। इसके अलावा दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति की व्याख्या करते हैं, और दोनों ही सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व बंधित परमाणुओं के नाविकों के मध्य रहता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश घनत्व है, वो जो दो परमाणु बंधे हुए रहते हैं उनके मध्य में उनका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दोनों सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इनमें कुछ असमानताएं भी होती है। जैसे वीवीटी कहता है कि अणुओं की संरचना की व्याख्या परमाणु संरचना की भांति परमाणु कक्षकों के रूप में होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहता है कि इसे परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग से बने अणु कक्षक के रूप में मानते हैं। मतलब इसमें परमाणु कक्षक की बात करता है, जबकि एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करता है, जो कि ये होता है साई एमओ साई ए प्लस साई बी, और वैलेंस बॉन्ड कहता है साई ए1। तो ये हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोनों सिद्धांतों में कक्षकों के अतिव्यापन को माना गया है, और अणु के स्थायित्व का कारण दो परमाणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन या विनिमय समाकलन को माना गया। अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत में विनिमय समाकलन ये होता है, जो कि परमाणु कक्षक साई आई व साई फर्स्ट व साई सेकंड के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन के विनिमय के रूप में अनुरूप है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में विनिमय समाकलन को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साई वन फर्स्ट प्लस साई सेकेंड हैमिल्टनियन ऑपरेटर साई फर्स्ट साई टू डिटॉय। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तीसरी जो इसकी असमानता है वो ये है कि समनाभिकीय अणुओं जैसे हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में एक बंध के लिए प्रारूपिक वैलेंस बॉन्ड फलन को हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं। साई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार साई फर्स्ट साई सेकंड प्लस साई फर्स्ट टू साई सेकंड, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुरूप
इसका जो HL फलन होगा वो ये होगा। इसी प्रकार चौथी जो इसकी असमानता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तरंग फलन तथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तरंग फलन के अनुसार H2 का वियोजन निम्न प्रकार से होता है। बैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के अनुसार इसका वियोजन H लोन पेयर प्लस H लोन पेयर होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में H माइनस H प्लस होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के साथ चले जाते हैं। इसी प्रकार BBT तथा MOT दोनों सिद्धांतों को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए आयन से संयोजक अनुनाद को सम्मिलित किया गया है। इन दोनों सिद्धांतों के तरंग फलनों को सुधारने के लिए 1s कक्षक के घातांक को प्रभावी नाभिकीय आवेश Z=1 के स्थान पर Z स्टार 1.193 के रूप में लिया जाता है। तो ये तो हो गई आप लोगों की आज की क्लास और इसी के साथ ही यूनिट खत्म होता है।